हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रूबी और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की भूमि तथा जलवायु। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे? भारत की भूमि तथा जलवायु के बारे में। ठीक है, यहाँ की भूमि और जलवायु किस प्रकार से है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है परिचय। हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। भारत प्राकृतिक विविधताओं के कारण संसार के सर्वाधिक सुदूर देशों में से एक है। तो बच्चों, प्राकृतिक विविधता क्या होती है? प्राकृतिक विविधता का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, जैसे कि कहीं पर पर्वत हैं, पहाड़ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है, मरुस्थल है, कहीं पर प्रायद्वीपीय पठार है। तो इसके कारण हम इसको प्राकृतिक विविधता कह सकते हैं। और यह सुदूर देशों में से एक है, मतलब जो हमारे पूरी पृथ्वी पे जो दूर दूर देश हैं उनमें से एक है। इसका धरातल भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का है, जैसे मैदान, पठार, पर्वत, मरुस्थल, प्रायद्वीप आदि। तो बच्चों, हमारा जो हमारा धरातल है, धरती है, वो कहीं पर तो मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, तो कहीं पर मरुस्थल है, तो कहीं पर क्या है, प्रायद्वीप है। ये सब क्या होते हैं वो मैं आगे आपको पाठ में बताऊंगी। ठीक है, ये सभी मिलकर इसको विविध तथा उत्कृष्ट बनाते हैं। ठीक है बच्चों, उत्कृष्ट मतलब होता है सर्वोच्च, सभी में अच्छा बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पाठ। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। बच्चों, हमारा जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। आप सभी को ये तो पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। ठीक है, उनमें से हमारा जो भारत है वो कौन सी? एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप के भी कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, यह 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसकी पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो बच्चों, हमको एक हमारी बुक में मैप दिखाई दे रहा है। मैप में हम देखते हैं ये 3 ओर से जल से कैसे घिरा हुआ है। इसके पूर्व में देखो, आपको अरब सागर लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, ये क्या है? अरब सागर। सॉरी बच्चों, पूर्व नहीं, ये पश्चिम में है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। ठीक है, और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी लिखा हुआ है, आप सभी को मैप में दिख रहा होगा। और सबसे नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो है एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, और नीचे सबसे हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वतमाला स्थित है। जो उत्तरी भाग है, जो आपको मैप में दिख रहा होगा, ब्राउन ब्राउन कलर से दिया हुआ है, जम्मू कश्मीर से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक, ये क्या है? हमारा हिमालय पर्वतमाला है पूरी। ठीक है बच्चों, चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश हैं। बच्चों, हमारे मैप में भी दिया हुआ है, पाकिस्तान इधर उत्तरी पश्चिमी साइड दिया हुआ है, चीन दिया हुआ है, तिब्बत दिया हुआ है, ये हमारे क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। बच्चों, जो हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। बच्चों, जो हमारे देश का क्षेत्रफल है वो हम पूरे विश्व के देशों के कौन से नंबर पर आता है? हमारा भारत 7वें नंबर पर। तो इससे पहले 6 देश और हैं जिनका मैं आपको नाम बताती हूँ, जैसे कि सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं जो हमारे भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़े हैं। ठीक है, फिर 7वें नंबर पर हमारे भारत का नाम आता है। यहाँ लगभग 1 अरब 20 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या कितनी निवास करती है? 1 अरब 20 करोड़। बच्चों, इससे भी ज़्यादा है, इसमें तो कुछ आंकड़े कम दिए हुए हैं। 1 अरब 30 करोड़ के लगभग हो चुकी है हमारे भारत की जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ लगभग 1 अरब 20 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है? बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी हमारे भारत का कौन सा स्थान था? 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। यहाँ पे पूरे
विश्व में जनसंख्या पे कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन होगा? पहले नंबर पर चीन का स्थान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? चीन में। और दूसरे नंबर पर हमारे भारत में, ठीक है। आगे दिया हुआ है, भारत का धरातल सभी स्थानों पर समान नहीं है, इसमें कहीं ऊंचे पर्वत, कहीं विशाल पठार तो कहीं समतल मैदान है। भौगोलिक आधार पर भारत को निम्न भागों में बांटा गया है। बच्चों, जो हमारा धरातल है, धरती है, वो सभी जगह पर एक समान नहीं है। कहीं पर आप सभी बच्चों ने भी देखे होंगे, कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं, पर्वत होते हैं, ठीक है। और कहीं पर समतल जगह रहती है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से धरातल या धरती समान नहीं है। भौगोलिक आधार पर भारत को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले दिया हुआ है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो हम जो हमारे भारत के उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। जो मैप में भी ब्राउन कलर में दिया हुआ है वो हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। भारत के उत्तरी भाग पर हिमालय स्थित है। हिमालय संसार की ऊंची पर्वतमालाओं में से एक है, जिसमें अनेक ऊंची चोटियां स्थित हैं। यह उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। बच्चों, जो हिमालय पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है, ठीक है। और यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो उत्तर पश्चिम से हमारे जम्मू कश्मीर वाले भाग से लेकर उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, ठीक है। आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। बच्चों, जो हमारी हिमालय पर्वतमाला है उसी पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और यह हमारे कौन से देश में आती है? नेपाल में आती है, ठीक है। और ये हिमालय पर्वतमाला का ही हिस्सा है, ठीक है बच्चों। समझ आया? आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे दिया हुआ है, हिमालय उत्तर से आने वाली शीतलहर को रोकता है। तो बच्चों, हमारा हिमालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर में। और उत्तर से जो शीतलहर, ठंडी लहरें आती हैं उन्हें रोकता है, वो उधर ही रह जाती हैं, हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इस कारण यहाँ पर अगर ये लहरें भारत में आ जाएँ तो बहुत तेज़ सर्दी पड़े, ठीक है बच्चों। इसकी अधिकांश चोटियाँ सदैव बर्फ़ से ढकी रहती हैं। यहाँ से गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ निकलती हैं। तो बच्चों, यहाँ इसकी जो चोटियाँ हैं वो किससे ढकी रहती हैं? बर्फ़ से। और नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं? गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। मसूरी, नैनीताल, शिमला, मनाली आदि घाटियाँ भी हिमालय में स्थित हैं। बच्चों, ये जो मसूरी, नैनीताल, शिमला आदि जो घाटियाँ हैं इनको पर्यटन स्थल भी बोलते हैं। छुट्टियों में लोग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कंप्लीट होता है। आगे दिया हुआ है उत्तर के मैदान। अब हम उत्तर के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालय के दक्षिण में उत्तर के विस्तृत मैदान हैं। इन मैदानों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना आदि द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। बच्चों, हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के जस्ट नीचे जो मैदान है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर का मैदान कहते हैं। और इसका निर्माण किससे हुआ है? हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं जैसे कि गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये हिमालय से बहते हुए इस मैदानी क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है इस मैदान की, और इसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है, ये मैदान विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ मिट्टी के मैदान हैं। बच्चों, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जब ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बहाकर या फिर उड़ाकर, ठीक है, अपने साथ लाती हैं उसको जलोढ़ मिट्टी कहती हैं। ये सबसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। सघन का मतलब होता है बहुत ही घना। यहाँ पर घनी जनसंख्या रहती है, पास पास में या बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या रहती है। सामान्यतः ये मैदान गर्मियों में गर्म तथा सर्दियों में ठंडे रहते हैं। ये मैदान कैसे रहते हैं बच्चों? गर्मियों में तो गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा? हमने जो इतना पढ़ लिया है उसमें क्या सीखा है, उसमें से हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहले नंबर पर दिया हुआ है, भारत की किन्हीं 3 घाटियों के नाम लिखिए। बच्चों, अभी हमने ऊपर पढ़ी थी भारत की 3 घाटियाँ,
मतलब घाटियों के नाम पढ़े थे जिनमें से हमको 3 के नाम बताने हैं। तो हम लिखेंगे मसूरी, नैनीताल और शिमला। ठीक है, ये हमारी घाटियाँ हैं जो कहाँ पर स्थित हैं, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली किन्हीं 3 नदियों के नाम बताइए। तो बच्चों अभी हमने हिमालय की नदियों के नाम भी पढ़े थे, तो इसमें गंगा, सतलुज और यमुना। ठीक है, 3 नाम ये हम लिख देंगे। आगे दिया हुआ है थार का मरुस्थल। बच्चों अब हम थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मरुस्थल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मरुस्थल जो होता है उसको हम अनुपजाऊ भूमि भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर फसल वगैरह नहीं होती है, जीव जंतु, पेड़ पौधे या मनुष्य भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, और जो भूमि होती है वो बंजर होती है, उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, उसको हम मरुस्थल, या फिर मरु का मतलब होता है मरा हुआ, स्थल मीन्स भूमि। ठीक है, अब हम, और जिसका नाम क्या है, थार का मरुस्थल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है। बच्चों जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर पश्चिम में। हमारे मैप में दिखाई दे रहा होगा, येलो कलर में दिया हुआ है, ये हमारा राजस्थान वाला क्षेत्र है। राजस्थान के भारत के किस क्षेत्र में आता है, उत्तर पश्चिम में, और राज्यवाही अगर देखें तो कहाँ पर आता है, राजस्थान में। ठीक है, इसका अधिकांश क्षेत्र राजस्थान राज्य में फैला है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा वातावरण शुष्क व गर्म रहता है। बच्चों अब यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं है, तो वर्षा भी नहीं होगी। ठीक है, और वातावरण कैसा रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, यह क्षेत्र भारत का सूखा तथा अनुपजाऊ क्षेत्र है। सूखा, बारिश नहीं होगी तो सूखा रहती है यहाँ पर, और बारिश की वजह से ही अनुपजाऊ रहता है यहाँ पर, खेती वगैरह नहीं होती है। ठीक है बच्चों, रेत की बहुल्यता तथा वर्षा की कमी के कारण यहाँ वनस्पति कम होती हैं। रेत बहुत अधिक मात्रा में होती है, बहुलता मीन्स होता है अधिक मात्रा में, और वर्षा की कमी के कारण यहाँ वनस्पति कम होती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में दिन बहुत गर्म तथा रातें बहुत ठंडी होती हैं। दिन गर्म क्यों होते हैं और रातें क्यों ठंडी होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। रेतीला क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रेत। जब दिन के समय में धूप पड़ती है तो ये रेत गर्म हो जाती है, तो बहुत गर्म मौसम रहता है, और रात के समय में ये रेत ठंडी हो जाती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है, रेगिस्तान में यातायात का प्रमुख साधन ऊँट है। ठीक है बच्चों, यातायात के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ऊँट का, सामान वगैरह को ढोने के लिए। आगे एक बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। बच्चों ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि है बहुत दिनों तक भूखा या प्यासा रह सकता है, और जो रेतीला क्षेत्र होता है वहाँ पर इसके जो पैर होते हैं वो अंदर नहीं धंसते हैं, इसलिए ऊँट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज़। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है दक्कन का पठार। अब हम दक्कन के पठार के बारे में जानते हैं, ये क्या है। भूमि का वह भाग जो समतल मैदानों से ऊंचा, चपटा तथा पथरीला होता है, पठार कहलाता है। पठार क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम जो रह रहे हैं ज़मीन पर, समतल भूमि पर, उससे थोड़ा ऊंचा उठा होता है, और वो कैसा रहता है, ऊपर चपटा रहता है, ऐसा नहीं कि टोपी नुमा हो। ठीक है, चपटा रहता है और पथरीला रहता है, पत्थर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग अधिकांश पठारी है। तो जो हमारा भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, हमारे मैप में दिख भी रहा होगा आपको, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा। ठीक है, तो जो दक्षिणी भाग है वो अधिकांश कैसा है, पठारी है, इसलिए इसे दक्षिण का पठार भी कहते हैं। ठीक है, यह पठार शंकु के आकार का है जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदी, सॉरी बच्चों, गोदावरी, नर्मदा, तापी या ताप्ती महानदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, यह शंकु के आकार का कैसा है, त्रिकोण जैसा है। शंकु आप बच्चों ने देखा होगा या कौन देखी होगी, आप लोग आइसक्रीम खाते हैं ना, जो नीचे से शंकु जैसी बनी होती है, ऐसी हमारी जो दक्षिण का क्षेत्र है उसका आकार कैसा है, शंकु के आकार का है, जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर है। तो ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, और यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तापी, या इसको हम ताप्ती भी बोल सकते हैं, महानदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पर हमें दक्षिण का पठार दिया भी है, जो किस आकार का दिख रहा है बच्चों, शंकु के आकार का। ठीक है, दक्षिण का पठार खनिज का समृद्ध भंडार है। यहाँ मुख्य रूप से कोयला, तांबा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? कोयला, तांबा। ठीक है, ये यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। बच्चों, हमने सबसे पहले परिचय में प्रायद्वीप पढ़ा था, अब प्रायद्वीप क्या होता है ये जानिए। ठीक है, हमारी भूमि का जो भाग तीन ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। अब हमारे भारत का दक्षिणी जो भाग है बच्चों, मैप में देखो, वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, तो हम इसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया प्रायद्वीप क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र। अब हम समुद्र तटीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं। भारत के दक्षिण पठार के पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर स्थित मैदानी भागों की लंबी तथा सकरी पट्टी तटीय क्षेत्र कहलाती है। बच्चों, आप सभी को मैप में दिख रही होगी, एक पट्टी नुमा दिया हुआ है, ये क्या है? हमारी दक्षिण की जो पट्टी है। ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। जो सकरी पट्टी है वो कहाँ पर स्थित है बच्चों? पूर्वी तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित है। तो जो हमारे मैप में भी दिख रही है बच्चों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और नीचे दक्षिण का सागर, उनके बीच में एक सकरी पट्टी है जिसको हम समुद्र तट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मैदान उपजाऊ होने के कारण यहाँ फसलें अधिक होती हैं। तो यहाँ का जो मैदान कैसा है बच्चों? उपजाऊ है, क्योंकि इसके आसपास क्या है? समुद्र है। तो यहाँ का मैदान भी कैसा है? उपजाऊ है, उसके कारण फसलें अच्छी होती हैं यहाँ पर। आगे दिया हुआ है जलवायु। जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु से अभिप्राय किसी स्थान विशेष की निश्चितकालीन मौसम की दशाओं से है। भारत की जलवायु सभी स्थानों पर एक समान नहीं है, यह भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। जैसे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं तथा उत्तरी मैदान सर्दियों में ठंडे तथा गर्मियों में गर्म रहते हैं। तटीय मैदान ना तो अधिक ठंडे रहते हैं और ना ही अधिक गर्म। मरुस्थलीय क्षेत्र शुष्क तथा गर्म रहते हैं। इसी प्रकार वर्षा भी सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। बच्चों, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कैसा रहता है? वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, यहाँ की जो मौसम है वो अलग अलग है। और जो उत्तर का मैदान है, उत्तर के मैदान के बारे में हमने पढ़ा था कि गर्मियों में गर्म रहता है और सर्दियों में ठंडा रहता है। ठीक है, और जो हमारा मरुस्थल है, राजस्थान वाला क्षेत्र है, वो कैसा रहता है? गर्म रहता है। वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, उसकी वजह से वहाँ का जो स्थान है वो गर्म रहता है। ठीक है, इसी प्रकार वर्षा भी सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है, तो पश्चिम के मरुस्थल भागों में बहुत कम वर्षा होती है। तो बच्चों, वर्षा अधिक कहाँ पर होती है? उत्तर पूर्वी भागों में, जो कि हमारे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। साइड में एक बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानिसराम है, जो मेघालय में स्थित है। बच्चों, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? मानिसराम में होती है, जो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में है। और मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी हैं, उन्हीं के वजह से यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे कुछ मुख्य बिंदु दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। बच्चों, ये हम जान चुके हैं, हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भी पढ़ चुके हैं हम बच्चों।
आगे दिया हुआ है भारत के उत्तरी भाग पर हिमालय स्थित है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हिमालय के बारे में विस्तृत से जान चुके हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है हिमालय पर्वतमाला की अधिकांश चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। तो बच्चों जो हिमालय पर्वत की चोटियाँ वो हमेशा कैसे ढकी रहती हैं? बर्फ से। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है भारत के उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल स्थित है। दक्षिण पश्चिम मीन्स राजस्थान वाले क्षेत्र में हमारा क्या थार का मरुस्थल स्थित है। दक्षिण का पठार शंकु के आकार का है। बच्चों हम ये देख चुके हैं कि हमारा जो दक्षिण का पठार है वो किस आकार का है? शंकु के आकार का। दक्षिण का पठार खनिजों का समृद्ध भंडार है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोयला, तांबा, ये खनिज हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। या इसमें आगे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से जो सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, पहले नंबर पर दिया हुआ है भारत के पूर्व में क्या स्थित है? तो पहले नंबर पर दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है हिमालय और तीसरे नंबर पर दिया हुआ है अरब सागर। तो बच्चों भारत के पूर्व में क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का कौन सा स्थान है? पहले नंबर पर दिया हुआ है 5वां, दूसरे नंबर पर 6वां और तीसरे नंबर पर 7वां। तो हमारा कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, इससे आगे दिया हुआ है नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, शिमला घाटी किस पर्वतमाला में स्थित है? पहले नंबर पर दिया हुआ है हिमालय, दूसरे नंबर पर अरावली और तीसरे नंबर पर दोनों। तो जो शिमला घाटी है बच्चों वो हिमालय में स्थित है। ठीक है, आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, थार के मरुस्थल का अधिकांश क्षेत्र किस राज्य में फैला है? नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 हरियाणा। तो हमारा जो थार का मरुस्थल कहाँ पर फैला हुआ है बच्चों? राजस्थान में। जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे खा नंबर पर दिया हुआ है सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों कुछ हमको शब्द दिए हुए हैं, उनको छांटकर हमको रिक्त स्थानों में भरना है। पहले नंबर पर दिया हुआ है भारत के दक्षिण में है। दक्षिण में क्या है बच्चों? हिंद महासागर है। ठीक है, तो पहले खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? हिंद महासागर। भारत का सभी स्थानों पर समान नहीं है। क्या समान नहीं है बच्चों? धरातल। तो दूसरे खाली स्थान में क्या भर देंगे हम? धरातल। ठीक है, तीसरे नंबर पर दिया हुआ है पर्वतमाला की अधिकांश चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। कौन सी पर्वतमाला की? हिमालय की। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला की अधिकांश चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। तो तीसरे खाली स्थान में हम हिमालय भर देंगे। पाँचवें नंबर पर दिया हुआ है वर्षा बहुत कम होती है। कहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है बच्चों? राजस्थान में। तो पाँचवें नंबर पर क्या भर देंगे हम? राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। यहीं पर हमारी खाली स्थान या रिक्त स्थान पूरे होते हैं। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर सही कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों आइए देखते हैं, जो हमारा सही होगा उस पर हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत होगा उस पर हम गलत का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का धरातल सभी स्थानों पर समान है। तो ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों। हमारा जो भारत का धरातल है वो सभी स्थानों पर समान नहीं है, तो इस पर हम क्रॉस का या गलत का निशान लगा देंगे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है गंगा हिमालय से निकलती है। बिल्कुल सही दिया हुआ है, गंगा हमारी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो इस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। राजस्थान का वातावरण शुष्क तथा गर्म है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, इस पर भी हम राइट का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है दक्षिण का पठार खनिजों का समृद्ध भंडार है। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इस पर भी हम राइट का निशान लगाएंगे। मैदानी भागों की लंबी तथा सक्रिय पट्टी को तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसके आंसर या उत्तर हमको एक शब्द में देना है।
पहला दिया हुआ है भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है। तो बच्चों भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर है चीन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज बच्चों ऊँट को कहती हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऊँट। चौथा प्रश्न दिया हुआ है भारत का दक्षिणी भाग कैसा है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है बच्चों वो कैसा है, शंकु के आकार का। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शंकु के आकार जैसा। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पढ़ा था बच्चों हमने, मौनिसराम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौनिसराम। ठीक है, जो कहाँ पर है, मेघालय में। आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है भारत कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। बच्चों हम पढ़ चुके हैं हमारा जो भारत है वो कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया महाद्वीप के भी कहाँ पर, दक्षिण में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड प्रश्न, उत्तर के मैदानों का निर्माण किससे हुआ है। जो उत्तर के मैदान हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर के मैदानों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों से हुआ है। ठीक है बच्चों, किससे हुआ है, हिमालय से निकलने वाली नदियों से। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तथा यह कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर होगा हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, यह नेपाल में स्थित है। ठीक है बच्चों, ये हम पढ़ चुके थे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। ठीक है, आगे प्रश्न दिया हुआ है पठार किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा भूमि का वह भाग जो समतल मैदानों से ऊंचा, चपटा तथा पथरीला होता है, पठार कहलाता है। ठीक है बच्चों, भूमि का वह भाग, यहाँ पर हम भाग लिखना भूल गए हैं बच्चों, वह के बाद आप भाग लिख लेना। ठीक है, भूमि का वह भाग जो समतल मैदानों से ऊंचा, चपटा तथा पथरीला होता है, पठार कहलाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है पांचवा प्रश्न, तटीय मैदानों की जलवायु कैसी है। इसका उत्तर होगा तटीय मैदान ना तो अधिक ठंडे रहते हैं और ना ही अधिक गर्म रहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया। यहाँ पर हमारे प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अब हम मिलेंगे आगे की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।